हेलो एवरीवन। और कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म मुकुल में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विस इन गवर्नेंस। क्या है सिविल सर्विस का रोल गवर्नेंस में और रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, ये दोनों एक ही टॉपिक ही है। आप कहीं पे भी इसको देखेंगे तो आप इसको एक ही कंसीडर करेंगे, तो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 ये दोनों कवर हो जाएगा, उस दोनों में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा। पिछली क्लास में हम लोगों ने सोशल ऑडिट के बारे में देखा हुआ था, क्या सिग्निफिकेंस था सोशल ऑडिट था, सोशल ऑडिट में क्या क्या इश्यूज आए हुए थे, उसका क्या निवारण है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कोर्स अगर अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। हमारा ये कोर्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे दो और कोर्स है, एक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली इंटरनल सिक्योरिटी का कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड है उस कोर्स को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। हमारा क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन गवर्नेंस और इन डेमोक्रेसी। देखिए, देखा जाए तो इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पावर है, तो पावर वेस्ट करती है पीपल के पास, हम जैसे लोगों के पास पावर है। हम लोगों के पास अथॉरिटी ये है, ये अथॉरिटी है कि हम अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे, अपने हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा एक सर्टेन टाइम के लिए इलेक्ट किया जाएगा, वो गवर्न करेगा ऑन आवर बिहाफ। जो सिविल सर्विस है, ये एक सुपीरियर नॉलेज है, एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक सर्विस, जहां पे सिविल सर्विस और ये सिविल सर्वेंट्स जो होंगे ये असिस्ट करते हैं ऑफिशियल्स को, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं। सिविल सर्विस द परमानेंट ऑफिशियल्स, जो जितने भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे उन लोगों को सिविल सर्वेंट असिस्ट करेंगे। अगर कोई भी पॉलिसीज बनाना है, उस पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से फॉर्मुलेट की जाए, या फिर क्या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन पॉलिसीज के ऊपर डालना चाहिए कि वो हमारे देश के या हमारी सोसाइटी के हित में हो, हमारी सोसाइटी के बेटरमेंट के हित, मतलब बेटरमेंट के लिए हो। कैसे सिविल सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ। देखिए, सिविल सोसाइटी ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश के टाइम में ही सिविल सोसाइटी का एवोल्यूशन हो गया था। उससे पहले अगर ये सिविल सोसाइटी इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में इंडियन सिविल सर्विस जो सर्विस सिस्टम है, सबसे ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इन द वर्ल्ड। ये स्टार्ट हो गया था मौर्यन पीरियड से। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी, उसमें ये मेंशन किया गया था, द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द सिविल सर्वेंट। क्या क्या किस हिसाब से क्या प्रिंसिपल्स होंगे सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट करने के और उनको प्रमोट करने की, उनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, किस किस बेस पे आप सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट कर रहे हैं, क्या मेथड आप अपना रहे हैं उनके इवेल्युएट, उनका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, और कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट, जो किस टाइप का कोड ऑफ कंडक्ट होगा जो कि फॉलोड किया जाएगा सिविल सर्वेंट्स के द्वारा। तो ये बोल सकते, और तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो सिविल सर्वेंट सिविल सर्विस सिस्टम जो आया हुआ है वो मॉडर्न पीरियड के टाइम से चल रहा है। लेकिन अगर इसका जेनेसिस देखा जाए तो इसका जेनेसिस ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विस, अभी के समय का जो सिविल सर्विस है, इसको हम लोग ट्रेस कर सकते हैं ब्रिटिश एरा से और ब्रिटिश राज के दौरान से। जब से ब्रिटिश राज आया तो क्या हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के जमाने में, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ कलेक्टर वॉज क्रिएटेड। एक कलेक्टर का इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया था 1772 में। उसका मेन ड्यूटी ये थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करे, और उस रेवेन्यू को मैनेज करने की ड्यूटी थी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। आज भी यही है। नेक्स्ट,
लॉर्ड कॉर्नवालिस आए, जिसको हम लोग बोलते हैं, ही इज ऑल्सो नोन फॉर द फादर ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लेके आए हुए, एक ऑर्गेनाइज्ड सिविल सर्विस से लेके आए हुए थे। इन्होंने सेपरेट किया है एक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये बोला कि जुडिशियल का काम अलग रहेगा, उसके लिए अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाएगा, और रेवेन्यू के लिए अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे रेवेन्यू के लिए कलेक्टर को हेड बनाया गया, कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो हेड होगा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का। एक रिपोर्ट आई थी लॉर्ड मैकाले की ऑफ द सिलेक्ट कमिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट थे, इनको डायरेक्टली नॉमिनेटेड किया जाता था डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रायर टू द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड मैकाले। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इस एक्ट ने क्या किया, ये प्रोवाइड करता है एक ओपन कंपटीशन होना चाहिए सिविल सर्विस के लिए, लेकिन यहाँ पे जो इंडियन सिविल सर्विस था उसको डिवाइड कर दिया इनटू कॉन्वोनेंट एज वेल एज नॉन कॉन्वोनेंट्स, विद इंडियन बीइंग, यहाँ पे इंडियन जो थे उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, सिर्फ नॉन कॉन्वोनेंट पोस्ट ऑफ लोअर ब्यूरोक्रेसी ओनली। सिर्फ जो है ये बोला गया था कि जितने भी भारतीय नागरिक होंगे, उन लोगों को, जो भारतीय होंगे, उन लोगों को सिर्फ लोअर पोस्ट ही दी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में, वो हायर पोस्ट को, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द हायर पोस्ट। फिर 1854 में मैकाले की एक रिपोर्ट आई हुई थी, उस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे। वो रिकमेंडेशन ये थे कि आपको सिविल सर्विस कमीशन को सेटअप करना पड़ेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए। शुरुआत में जो एग्जाम था, वो एग्जाम सिर्फ लंदन में ही कंडक्ट किया जाता था, और वहां पे मिनिमम और मैक्सिमम एज जो थी वो 18 से लेके 23 इयर्स रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या हुआ था कि सिलेबस काफी ज्यादा हार्ड होने की वजह से, और जो सिलेबस जो था वो ज्यादातर फेवर्ड करता था यूरोपियन स्टडीज को, उसके बावजूद भी सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इस एग्जाम को निकाला हुआ था, एंड ही बिकेम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट इन 1864 में। इसके बाद एक कमीशन आई, एटकिंसंस कमीशन 1886 में। इसने रिकमेंडेशन दिया हुआ था कि हम लोगों को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है सर्विसेज को, और जो भी नया पैटर्न है उस नए पैटर्न के बेस्ड पे, और इसने डिवाइड किया सर्विसेज 3 कैटेगरी में। एक होगी इंपीरियल, दूसरा होगा प्रोविंशियल, थर्ड वन सबऑर्डिनेट। द रिक्रूटिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ इंपीरियल सर्विस, जो रिक्रूटिंग थी या फिर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी किस हिसाब से कैसे हम लोग सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करें और उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स को। एंड फॉर प्रोविंशियल सर्विसेज, जो भी प्रोविंशियल सर्विस थी, वहां पे जिम्मेदारी राज्यों के पास दे दी गई थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने सेटअप किया था इंडियन काउंसिल सर्विस 1911 में। इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव यही था कि हम लोग के ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथनिंग करना है। देखिए इंडियन ने भी ये पिटीशन फाइल किया गया था कि आप यहाँ पे रिफॉर्म्स तो लेके आइए, तो उनके कई बार उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इसको तब माना गया जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही इसको माना गया। और फिर एक मॉन्टेग्यू क्लैंसफोर्ड रिफॉर्म्स आया, वहां पे चेंजेस की बात की गई थी इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ये सारा मॉन्टेग्यू क्लैंसफोर्ड रिफॉर्म्स में बताया गया था। 1922 ऑनवर्ड से एग्जाम जो था उसको इंडिया, पहले शुरुआत में उन्होंने देखा कि सिर्फ लंदन में ही कंडक्ट कराया जाता था, फिर अब इसको इंडिया में भी कंडक्ट कराने लगे। फर्स्ट इन इलाहाबाद, उसके बाद दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था विद द सेटिंग ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जब
फिर यहाँ पे एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसने इंपीरियल सर्विस को डिवाइड कर दिया गया था इनटू ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस। जो सेंट्रल सर्विस थी वो कंसर्न थी मैटर अंदर जितने भी जो भी लाइक डायरेक्ट कंट्रोल, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था, वो सारी जॉब्स और वो सारी सर्विसेज सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आ रही थी। इस एक्ट में ये भी प्रावधान था कि उसको इस्टेब्लिश करना है एक पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। इंडिया में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की गई थी कि उसका भी इस्टेब्लिशमेंट होगा, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट वो डिले टिल 1926। फिर इसके बाद एक ली कमीशन आई, उसने स्ट्रांगली रिकमेंड किया कि अब तो आप कमीशन को इस्टेब्लिश करो। इसके बाद 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, तब एनविसेज किया एक पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर फेडरेशन एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर हर एक प्रोविंस के लिए और अ ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस। इसीलिए इस एक्ट को यह भी कहा जाता है, दिस एक्ट मेक पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1935 एक्ट। देखिए अब पुलिस सर्विस से भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो इंपीरियल पुलिस प्रायर टू द इंडिपेंडेंस से पहले जो इंपीरियल पुलिस थे उनको अपॉइंट किया जाता है एसओएस के द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। अगेन यहाँ पे भी उनको कॉम्पिटिशन एग्जाम देना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा, उसी के थ्रू ही एसओएस ही अपॉइंट कर पाएगा इंपीरियल पुलिस को। एंट्री इनटू इंपीरियल पुलिस वाज थ्रोन ओवर टू इंडियंस ओनली आफ्टर। देखिए अब क्या हुआ कि अगर बात करें इसमें इंपीरियल पुलिस में इंडियंस को 1920 के बाद ही चांस मिला कि वो इंडियन से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब इस एग्जाम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। एंड फॉलोइंग ईयर एग्जाम ऑफ द सर्विस वाज कंडक्टेड, और उसके बाद से हम लोगों ने देखा कि दोनों जगह इंग्लैंड और इंडिया में ही एग्जाम कंडक्ट कराने लगे। देखिए कई सारे रिकमेंडेशन देने के बावजूद भी आई हुई थी रिकमेंडेशन लिविंगस्टन कमीशन की और ली कमीशन की। इंडियनाइजेशन ऑफ पुलिस सर्विस रिमेन स्लो, उसके बावजूद भी इन्होंने जो भी रिकमेंडेशन दिए हुए थे कि आप इंडियनाइजेशन ऑफ पुलिस सर्विस के संदर्भ में, उसमें भी ये देखने को मिला कि रिमेन स्लो। 20% ऑफ द टोटल पोस्ट, सिर्फ इतनी ही पोस्ट थी 1931 में। अब बात करते हैं फॉरेस्ट सर्विस। 1864 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेटअप किया गया था। इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1867 में। 1867 से लेके 1885 तक जो भी ऑफिसर्स थे वो उसको अपॉइंट किया जाता था इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस के थ्रू, और उनको ट्रेन किया जाता था फ्रांस और जर्मनी में। 1920 में ये डिसाइड किया गया कि इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा इंग्लैंड एंड इंडिया एंड बाय प्रमोशन फ्रॉम द प्रोविंशियल सर्विस इन इंडिया। अब अगेन उसी को कंटिन्यू करते हैं कि देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेट किया गया 26 जनवरी 1950 में, तब एक जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसको हम लोगों ने बना दिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एंड द चेयरमैन द मेंबर ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बिकेम द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बाय वर्च्यू ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 378 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो सिविल सर्वेंट्स थे वाज नो लॉन्गर एक्सपेक्ट टू परफॉर्म द रोल ऑफ पुलिस स्टेट। जो भी सिविल सर्वेंट्स थे उन लोगों को पुलिस स्टेट का रोल ही नहीं परफॉर्म करना पड़ता था। द वेलफेयर ऑफ इंडियन सब्जेक्ट वाज व्यूड एज द सेंट्रल टास्क। इनका मेन मकसद ये था कि हम लोगों को जो इंडियन सब्जेक्ट थे उनके जो वेलफेयर थे उसको ध्यान में रखा गया था, सेंट्रल टास्क का था, और इसको परफॉर्म किया जाता था इंडियन स्टेट्स के द्वारा। हेंस दे वर टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैरिड आउट वेलफेयर फंक्शन व्हिच अमंग अदर थिंग्स।
जो कि इंक्लूड करता है जो भी रेफ्यूजीज थे उनको सेटलमेंट, उन लोगों को एक मिनिमम कंडीशन प्रोवाइड की जानी थी ताकि उनके जो भी डे टू डे लिविंग के लिए काफी योगदान मतलब लाभदायी हो। एक नेशनल बॉर्डर को सेफ गार्ड करना था फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन और प्रमोट करना था कि जितने जो भी इंटरनल पीस हो, जितनी कई सारी कंडीशन से लगाई गई थी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल पीस, उस चीज को प्रमोट करने की बात की गई थी। तो अब ये देखने को मिला द एथोस ऑफ सिविल सर्वेंट्स इंडिपेंडेंट इंडिया चेंज फ्रॉम, अब क्या है कि वेलफेयर ओरिएंटेशन इन द लेट 1940 टू द डेवलप। अब शुरुआत में क्या हुआ था कि पहले जो सिविल सर्वेंट्स के सर्विस का जो काम था वो वेलफेयर ओरिएंटेशन पे था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया डेवलपमेंट ओरिएंटेशन बिटवीन 1960s टू 1980s। एंड फाइनली जो फैसिलिटेटर जो रोल था वो आ गया था 1990 में, जो कि एज डिक्टेटेड बाय द एनवायरमेंटल चैलेंजेस, collective choice mechanism reflected in the manifestos issued by the various political parties। तो ये सब लाइक क्या उनका कलेक्टिव चॉइस मैकेनिज्म था, ये सारा रिफ्लेक्ट था 19 जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टोस थे 1996, 2000, 2004 के जनरल इलेक्शन में। एंड द चैलेंजेस फॉर मीटिंग द डेमोक्रेटिक नीड ऑफ टीमिंग मिलियंस। अभी करंट स्टेटस क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये सारा एवोल्यूशन हुआ पूरा सिविल सर्विस का, कैसे सिविल सर्विस बना, उसका क्या रोल था क्या नहीं, एंड देन अब कहां से पहले सोशल वेलफेयर से लेके डेवलपमेंट वेलफेयर में आने तक का। अब करंट स्टेटस हमारे देश में वेरियस सिविल सर्वेंट सर्विसेज हैं यूनियन और स्टेट लेवल पे, उसको डिफरेंट वेज को में क्लासिफाइड किया गया। आप भी जानते हैं 26 सर्विस इन द यूपीएससी। फर्स्टली द सिविल सर्विस को कैटेगराइज किया गया था 3 ब्रॉड ग्रुप पे। सेंट्रल सिविल सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस एंड स्टेट सिविल सर्विस। जो सेंट्रल सर्विस होंगे दे फंक्शंस, उनका जो भी फंक्शन होगा वो यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत होगा और जनरली वो एंगेज्ड होते हैं जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन यूनियन लिस्ट में, उन सारे सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इन सेंट्रल सर्विसेज के द्वारा। ऑल इंडिया सर्विस शुरुआत में इनिशियली हमारे देश में सिर्फ 2 ही ऑल इंडिया सर्विस थी, फिर लेटर एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इंक्लूड किया गया। ये पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास पावर दी गई है, ये हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में। तो ऑल इंडिया सर्विस ये दोनों के लिए है, यूनियन के लिए भी काम करती हैं और स्टेट्स के लिए भी काम करती हैं। स्टेट सर्विस फंक्शन ओनली अंडर द स्टेट्स गवर्नमेंट। द यूनियन एंड स्टेट्स सर्विस आर क्लासिफाइड, यूनियन सर्विस है और जो स्टेट सर्विस है उनको क्लासिफाइड किया गया है ग्रुप ए बी सी डी के अंतर्गत, उनका बेस्ड उनके जो भी उनके रोल्स और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बेस्ड पे। एंड दिस सर्विस उसके बाद इनको अदर क्लासिफाइड किया गया है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सर्विसेज में भी। सिलेक्शन अगर बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विस या ग्रुप ए एंड सम ग्रुप बी सर्विस, इसको कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। एक इनकम्बेंट है द इनकम्बेंट ऑफ सम ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सर्विस, इसको एसएससी के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो एसएससी के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। अगर स्टेट के बारे में बात करते हैं, स्टेट के पास खुद का एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। द वर्किंग ऑफ द कमीशन, उस कमीशन का जो भी वर्किंग है वो कंट्रोल किया जाता है एक सेपरेट एक्ट के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है प्रोविजन ऑफ द सिविल सर्विस, सिविल सर्विस से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उस चीज में। आर्टिकल 309 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर दिया गया है कि वो रेगुलेट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट को, क्या क्या कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी उस पर्सन की जिस पर्सन को अपॉइंट किया गया है पब्लिक सर्विस में एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट रिस्पेक्टिवली।
310 ये कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर एवरी पर्सन ऑफ डिफेंस सर्विस, सिविल सर्विस एंड ऑल इंडिया सर्विस होल्डिंग एनी पोस्ट कनेक्टेड विद द अबव सर्विस होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बोलते हैं जो भी पर्सन चाहे वो डिफेंस सर्विस के हो, चाहे वो सिविल सर्विस के हो, चाहे ऑल इंडिया सर्विस के लिए हो, वो तब तक ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहता है या फिर गवर्नर चाहता है ऑफ द स्टेट्स रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल 311 डिसमल रिमूवल एंड रिडक्शन इन द रैंक, नो रिमूवल बाय द सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। ये बोला गया है कि कोई भी रिमूवल सबऑर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जाएगा। नो मेंबर ऑफ द सिविल सर्वेंट होल्डिंग अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन या फिर स्टेट लेवल कैन बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। अब ये बोला गया है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई एसपी हूं, मेरा सबऑर्डिनेट मुझे रिमूव कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंक्वायरी and informed of the charges. No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduce its rank except after। देखिए अब किसी भी पर्सन की रैंक को ना ही उसको डिसमिस किया जाता, ना ही उसको रिड्यूस किया जाता है, रिमूव किया जाता, ना ही उसकी रैंक को रिड्यूस किया जाएगा, एक्सेप्ट एन इंक्वायरी इन विच, एक इंक्वायरी कंडक्ट किया जाएगा अगर उसके ऊपर चार्ज लगते हैं अगेंस्ट हिम, और कोई भी एक रीजनल अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएगी उस पर्सन को कि उसके ऊपर जो भी चार्ज लगे हैं आप ये चार्ज को प्रूव करिए कि ये चार्जेस गलत हैं। अगर ये प्रूव नहीं कर पाया तो इस केस में उसको डिसमिस भी किया जा सकता है, उसको रिमूव भी किया जा सकता है और उसको उसकी जो रैंक है उसकी रैंक को भी रिड्यूस किया जा सकता है। आर्टिकल 312 क्या कहता है? क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस का क्रिएशन के बारे में बात कर चल रही है। यहाँ पे अगर भारत मीन्स कोई भी गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट को अगर ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल अभी न्यूज में चल रही है कि जुडिशियल जो सर्विस है इसको भी आप ऑल इंडिया सर्विस में इंक्लूड करिए। अगर ऐसा होता है तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन को पास करता है। वो रेजोल्यूशन पास तब होगा जब नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड अ क्रिएशन। फिर उस केस में क्या है कि पार्लियामेंट प्रोवाइड करता है कि एक या फिर एक से ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जाए, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। कॉमन रहेंगे यूनियन और स्टेट्स लेवल पे, और पार्लियामेंट ही रेगुलेट करता है उनके रिक्वायरमेंट को एज वेल एज कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड। आर्टिकल 315 से लेके 322 जो है वो डील करते हैं विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। आपने ये देखा होगा 315 से लेके 322 तक यूपीएससी वाला पार्ट है, स्टेट पीएससी एंड जेपीएससी, या पॉलिटी में भी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी का ही पार्ट है। हमारा जो है वो मेन मकसद ये है कि हम लोग को सिविल सर्विस का क्या रोल है डेमोक्रेसी में एज वेल एज गवर्नेंस। आर्टिकल 323A ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ के जरिए ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि एक एजुकेशन या फिर ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। कोई भी अगर डिस्प्यूट्स आता है या फिर कोई भी कंप्लेंट आता है रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट या फिर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है पब्लिक सर्विस के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम लोग अगले क्लास में इसके सिविल सर्विस के क्या फंक्शंस हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, which is going to be equally important for your exam preparation। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पे आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं 10 बजे 10 AM हम लोग का क्विज रहता है मंडे टू संडे। आप हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड हम लोग क्विज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मटेरियल आपको अच्छा लगे तो आप हमारी वेबसाइट में भी जाके एनरोल हो सकते हैं। इस मटेरियल में इसका PDF मिलेगा, PDF में आपको एक्स्ट्रा मटेरियल ही प्रोवाइड किया जाता है। साथ में एक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन रहता है, आप उस क्वेश्चन को
अटेम्प्ट कर सकते हैं, एज वेल एज सिमिलर जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। एंड अगर कोर्स आप वेबसाइट में जाके कोर्स को परचेज करते हैं, अगर आपको पैसा लगता है कि ज़्यादा है तो आप इस कोड का यूज करके 25% ऑफ भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग अ न्यू टॉपिक। अगेन वही मैं अभी बताया कि हम लोग जो फंक्शंस हैं उसके बारे में देखेंगे, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। देखिए, जो भी हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको इस कंटेंट में कोई भी डाउट है then you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. आप अपने थॉट्स से अपने फीडबैक को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन इट इफ रिक्वायर्ड। आप हमारे साथ अदर प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टेलीग्राम, जैसे कि हमारी वेबसाइट, ओकुल वेबसाइट, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ईमेल, इन सब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स सो दैट अदर कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम आवर एफर्ट। सो दैट्स ऑल. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with Okul. Have a nice day.